नमस्कार। मैं श्रीमती प्रेम परिहार, सहायक आचार्य, राजकीय वांगड़ महाविद्यालय टिटवाना, और आज हम पढ़ेंगे परियोजना संगठन संरचना। यह बीकॉम पार्ट 3 के पेपर फर्स्ट में पढ़ाया जाता है। संगठन व्यक्तियों का एक समूह है जो निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मिलजुल कर निर्धारित नियमों के अधीन कार्य करता है। यह क्षैतिज या लंबवत संबंधों की एक ऐसी संरचना है जिसमें संस्था में कार्यरत विभिन्न व्यक्तियों के अधिकार, दायित्व एवं आपसी संबंध सुनिश्चित होते हैं। इस प्रकार संगठन संरचनात्मक पारंपरिक संबंधों की एक प्रणाली हो जाती है। हम अध्ययन कर रहे हैं परियोजना संगठन का। इसके बारे में हम विस्तार से जानते हैं। परियोजना संगठन एक संस्था के विभिन्न कार्यात्मक क्षेत्रों के लिए गए विशेषज्ञों की टीम की सहायता से विशेष परिणामों को प्राप्त करने के लिए अभिकल्पित अस्थायी संगठन है। यह टीम अपनी समस्त शक्तियों एवं योग्यताओं को परियोजना पर फोकस करती है। जब परियोजना पूर्ण हो जाती है तब इस टीम को समाप्त कर दिया जाता है और इसके सदस्यों को संगठन में उनके नियमित पदों या अन्य परियोजनाओं में भेज दिया जाता है। एक आदर्श परियोजना संगठन की संरचना में क्या विशेषताएं होनी चाहिए वो जानते हैं हम। आदेश की एकता। प्रत्येक कार्य के लिए एक व्यक्ति को आदेश एक ही अधिकारी से प्राप्त होने चाहिए, अर्थात एक व्यक्ति का एक ही बॉस होना चाहिए। नियंत्रण का विस्तार। प्रत्येक अधिकारी के नियंत्रण का क्षेत्र न तो बहुत बड़ा होना चाहिए और न ही बहुत विस्तृत। दूसरे शब्दों में कोई भी उसकी पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण सीमा से अधिक व्यक्तियों के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जाना चाहिए। अंतः संबंधित कार्य अंतः संबंधित और समूह में होने चाहिए, यानी कि कार्य का प्रवाह निर्बाध होना चाहिए और ये कार्य लगातार होते रहने चाहिए। स्पष्ट अधिकार रेखाएं। जब हम परियोजना संगठन में काम करते हैं तो हम अधिकारों की बातें करते हैं। ये अधिकार ऊपर से नीचे तक होने चाहिए ताकि सूचनाएं निर्बाध रूप से चलती रहें और सबको सही समय पर सूचनाएं मिलती रहें और अधिकार रेखाएं भी स्पष्ट होनी चाहिए, यानी किस कार्मिक को कौन सा काम करना है, कौन से अधिकारों का वह उपयोग कर सकता है, इसके बारे में उसे स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए। उत्तरदायित्व स्पष्ट होना चाहिए ताकि प्रत्येक कर्मचारी, अधिकारी यह जान सके कि वह किसके प्रति और उसके प्रति कौन उत्तरदायी है। अधिकारों एवं दायित्वों में समानता होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अधिकार तो दे दिए लेकिन उसका उत्तरदायित्व किसी और पे हो। जो अधिकारी काम कर रहा है, जिसको अधिकार मिले हैं, उसको दायित्वों को वहन करने की क्षमता भी होनी चाहिए और इन दोनों के बीच समानता होनी चाहिए। संसाधन, मार्गदर्शन एवं सहायता। किसी कार्य को पूर्ण करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को आवश्यकता अनुसार संसाधन उपलब्ध करवाने चाहिए, समय समय पर उसका मार्गदर्शन करना चाहिए और यदि कहीं आवश्यकता है तो उसकी सहायता भी करनी चाहिए। संगठन के प्रकार। परियोजना दल के सदस्यों को विभिन्न प्रकार के संगठनों में विभाजित किया जा सकता है और उनमें पारस्परिक संबंध स्थापित किए जा सकते हैं। एक परियोजना संगठन में 3 तरह के संगठन हो सकते हैं, 3 तरह के प्रकार हो सकते हैं, जिसमें पहला है रेखा एवं स्टाफ संगठन, दूसरा संभागीय संगठन और तीसरा सांचा या मैट्रिक्स संगठन। रेखा एवं स्टाफ संगठन।
रेखा संगठन में अधिकार का ऊपर से नीचे की ओर तथा उत्तरदायित्व का नीचे से ऊपर की ओर सीधा प्रवाह रहता है। इस प्रकार आदेशों की एक शीर्ष रेखा बन जाती है जिसमें अधिकार प्रत्यायोजन की कड़ियाँ होती है। यह संगठन का सबसे प्राचीनतम तथा सरल रूप है जिसे सैनिक संगठन भी कहते हैं। दूसरी ओर कार्यात्मक संगठन में उपक्रम को विभिन्न कार्यों में बांटकर प्रत्येक कार्य के लिए विशेषज्ञ नियुक्त किया जाता है। रेखा संगठन में निरंकुशता का आधिक्य होता है, जबकि कार्यात्मक संगठन में शिथिल अनुशासन होता है। इसलिए इन दोनों संगठन के गुणों को प्राप्त करने के लिए रेखा एवं स्टाफ संगठन अपनाया जाता है। रेखा एवं स्टाफ संगठन में विभिन्न कार्यों को उत्तरदायित्व विशेषज्ञ व्यक्तियों अथवा टीम को पूर्णकालिक या अंशकालिक आधार पर हस्तांतरित किया जाता है तथा कार्य में समन्वय स्थापित करने के लिए एक परियोजना समन्वयक की नियुक्ति की जाती है। परियोजना समन्वयक परियोजना संबंधी सूचना प्राप्त करता है, दूसरों के साथ बांटता है तथा जब भी सूचनाएं मांगी जाएं वह देता है, परामर्श एवं सहायता देता है, किंतु उसका विभिन्न कार्यों पर कोई प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं होता है। उसे कोई औपचारिक अधिकार नहीं होते हैं। वह परियोजना उद्देश्यों को समझकर ही प्राप्त करता है। इसलिए इसकी सफलता नेतृत्व क्षमता, पेशेवर योग्यता और उच्च प्रबंध से समीपता आदि पर निर्भर करती है। रेखा एवं स्टाफ संगठन में विशेषज्ञों की निपुण सलाह एवं सहायता प्राप्त होती है तथा कुशल कर्मचारियों को आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। संस्था के संसाधनों का अधिक प्रभावी तरीके से उपयोग होता है तथा लागत कम होती है। किंतु संगठन के इस रूप की सबसे बड़ी कमी यह है कि यह छोटी परियोजनाओं के लिए ही काम में लिया जा सकता है, बड़ी परियोजनाओं के लिए नहीं। संभागीय संगठन संभागीय संगठन के अंतर्गत परियोजना क्रियान्विति के लिए एक पृथक एवं स्वतंत्र परियोजना संभाग की स्थापना की जाती है। परियोजना संभाग प्रबंध एवं नियंत्रण द्वारा किया जाता है, जिसकी सहायता के लिए परियोजना की आवश्यकता अनुसार विभिन्न कार्यात्मक समूह या विभाग होते हैं। परियोजना संभाग का परियोजना के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायित्व होता है। यह भवन का अभिकल्प एवं संयंत्र अभिन्यास तैयार करता है, यानी बिल्डिंग कैसी बननी है, संयंत्र कैसे लगाने हैं, उसका एक नमूना तैयार करता है। प्रक्रियांकन की प्रणाली तय करता है, क्रय करता है, संयंत्र एवं उपकरणों की स्थापना के साथ साथ अन्य संबंधित कार्यों को भी संपादित करता है। परियोजना के लिए कर्मचारी अन्य विभागों से ही नहीं बल्कि संस्था के बाहर से भी नियुक्त किए जाते हैं। परियोजना के पूर्ण होने पर परियोजना संभाग को किसी अन्य परियोजना का दायित्व या नए दल के साथ दे दिया जाता है। यदि कोई नवीन परियोजना नहीं है तो टीम को समाप्त कर दिया जाता है अथवा उन कर्मचारियों को उपयुक्तता के आधार पर अन्य विभागों में भेज दिया जाता है। संभागीय संगठन में परियोजना प्रबंध का संभाग पर पूर्ण अधिकार एवं नियंत्रण होता है। इससे परियोजना नियोजन, नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य आसान हो जाता है। परियोजना प्रबंध का कार्य केवल विभिन्न विभागीय क्रियाओं में समन्वय करना होता है। यह संगठन का लोकप्रिय प्रारूप है जो उन परियोजनाओं के लिए उपयुक्त होता है जिनमें थोड़ी परियोजनाओं पर कार्य होता है लेकिन प्रत्येक परियोजना बड़े आकार की होती है। लघु परियोजनाओं की दशा में एक से अधिक कार्यों यथा क्रय,
उत्पादन आदि के लिए व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। इसलिए परियोजना एक व्यक्ति या व्यक्तियों की क्षमता पर निर्भर करती है। साथ ही परियोजना की समाप्ति पर यदि नई परियोजनाएं नहीं हो तो इस टीम को हटा दिया जाता है। इसका इन सदस्यों पर या उनकी कार्यक्षमताओं पर विपरीत प्रभाव भी पड़ता है। यह संभागीय संगठन का नकारात्मक पक्ष है। मैट्रिक्स संगठन यह उपक्रम के विभिन्न कार्यात्मक क्षेत्रों से विशेषज्ञों की टीम का उपयोग करते हुए विशेष परिणामों की प्राप्ति के लिए अभिकल्पित एक स्थायी संगठन होता है। वास्तव में यह एक ही संगठन में एक ही भाग में कार्यात्मक एवं उत्पाद संरचनाओं का मिश्रित संरचना होती है। इस प्रकार मैट्रिक्स संगठन में परियोजना कर्मचारी जो कि विभाग से संबंधित होते हैं अपने कार्यों के प्रति अध्यक्ष तथा परियोजना प्रबंधक के प्रति उत्तरदायी होते हैं। वे ही व्यक्ति जो संगठन में कार्यों या समूहों से संबंधित होते हैं परियोजना के लिए भी कार्य करते हैं। वे परियोजना में अपने उत्तरदायित्व की सीमा तक परियोजना प्रबंधक के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इस संगठन में परियोजना प्रबंधक उन कार्यों का उल्लेख करता है जिन्हें उन्हें करना होता है, कब करना है, कैसे करना है, यह सब विश्लेषित किया जाता है। जबकि कार्यात्मक प्रबंधक में हम यह देखते हैं कि कौन इस कार्य को करेगा, इसका प्रबंधक किस प्रकार होगा, उसकी चर्चा की जाती है। मैट्रिक्स संगठन के लाभ। कुशलता। मैट्रिक्स संगठन में संसाधनों विशेषकर मानव शक्ति का कुशलतम उपयोग होता है। संसाधनों को विभिन्न परियोजनाओं द्वारा स्वतंत्रता पूर्वक आवंटित किया जा सकता है। यह विशेषज्ञों की सेवाओं के आवंटन को आसान बनाता है जिससे सभी परियोजनाओं के लिए समान आधार पर विशिष्ट ज्ञान उपलब्ध होता है। इसके लिए ज्ञान अनुभव एक परियोजना से दूसरी परियोजना में भी हस्तांतरित किए जा सकते हैं, यानी यहाँ कुशलता का लाभ मिलता है। लोचशीलता। परंपरागत कार्यात्मक संगठन की अपेक्षा यह अधिक लोचशील है। इसमें विभिन्न विशेषज्ञों के मध्य प्रत्यक्ष एवं निरंतर संपर्क से संप्रेषण में अधिक लोचशीलता आती है। निर्णय अधिक तीव्रता से लिए जा सकते हैं। संगठन चुनौतीपूर्ण एवं अनिश्चित वातावरण का बेहतर तरीके से मुकाबला कर सकता है। तकनीकी उत्कृष्टता। इस संरचना में उच्च तकनीकी प्रमापों को प्राप्त किया जा सकता है। ये तकनीकी समस्याओं के उच्च गुणवत्ता एवं नवाचार वाले हल को प्रस्तुत करती है। परियोजना इकाइयों तथा कार्यात्मक विभागों के मध्य पारस्परिक क्रिया नए विचारों को जन्म देती है। प्रत्येक विशेषज्ञ दूसरे विशेषज्ञ के विचारों को सुनने, समझने तथा प्रक्रिया करने और उसके सुझावों को मानने और उसके अनुसार काम करने का प्रयास करता है। उच्च प्रबंध की स्वतंत्रता। मैट्रिक्स संगठन निम्न स्तर पर निर्णय की अनुमति देता है जिससे उच्च प्रबंधक अनेक दैनिक कार्यों से मुक्त हो जाते हैं और वह अपना ध्यान दीर्घकालीन नियोजन पर लगा देते हैं। यानी कि इस संगठन के अंदर दिन प्रतिदिन के कार्यों में उच्च प्रबंधक हस्तक्षेप नहीं करता है। अभिप्रेरणा। इस संगठन में पदानुसार पदाधिकारियों के ज्ञान पर अधिक बल दिया जाता है जिससे निचले स्तर के व्यक्तियों का निर्णय में महत्व बढ़ जाता है। महत्वपूर्ण निर्णयों में भाग लेने के अवसरों के कारण इनके अंदर अभिप्रेरणा का भाव विकास
कर लेता है और कर्मचारियों के मनोबल में वृद्धि होती है। विकास, कर्मचारियों को विकसित करने और बढ़ने में यह संगठन सहायता देता है। यह उनके अनुभव में वृद्धि करता है, उनकी सोच का दायरा बढ़ाता है, कार्यों का परिवर्तन उन्हें दूसरे विशेषज्ञों से कुछ सीखने में मदद करता है। अंकेक्षण विपणन के बारे में सीखते हैं, अभियंता वित्तीय मामलों का ज्ञान अर्जन प्राप्त करते हैं, तो लेखापाल गुणवत्ता नियंत्रण के बारे में सीखते हैं। यानी हर विभाग के विशेषज्ञ दूसरे विभाग के बारे में भी जानने का बहुत अच्छा प्रयास करते हैं। यह इस संगठन की विशेषता है, इसके लाभ हैं। मैट्रिक्स संगठन की कमियां भी हैं, जिसके अंतर्गत अगर हम देखते हैं तो यह एक जटिल संरचना है और इसमें प्रत्येक प्रबंधक का कार्यक्षेत्र विस्तृत होता जाता है, जिससे समन्वय में कठिनाई आती है। मैट्रिक्स संगठन की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि उच्च प्रबंधक का समर्थन मिले, टीम भावना का विकास होता रहे, कार्य की प्रक्रिया सरल हो और अधिकारों का स्पष्ट विभाजन हो, जिससे कि मैट्रिक्स संगठन के लाभों को प्राप्त किया जा सके।